32,000 स्क्वायर मीटर पे फैली दुनिया की छठी सबसे ऊंची बिल्डिंग मक्का क्लॉक रॉयल टावर है, जो बुर्ज खलीफा से सिर्फ 227 मीटर ही छोटा है। लेकिन बुर्ज खलीफा से छोटा होने के बावजूद भी मक्का क्लॉक टावर को बनाने की कॉस्ट बुर्ज खलीफा से 10 गुना ज़्यादा थी। यानी कि बुर्ज खलीफा पे आने वाली कॉस्ट 1.5 बिलियन US थी, जबकि मक्का क्लॉक टावर पे आने वाली कॉस्ट 15 बिलियन US थी, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 41 खरब रुपए से भी ज़्यादा अमाउंट बनती है। ऑन टीवी की वीडियो से रहें हर दम बाखबर। खाना काबा, जहां हर रोज़ हज़ारों लोग अपने रब को हाजिरी देने आते हैं, वहां दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक टावर मौजूद है, जिसे द क्लॉक टावर्स या फिर अबराज अलबैत भी कहते हैं। 601 मीटर ऊंचा ये क्लॉक टावर दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक टावर है, जो इंग्लैंड में मौजूद बिग बेन से भी कई गुना बड़ा है। इस क्लॉक टावर में लगी घड़ी का वजन 36,000 टन है, जो कि तकरीबन 6,000 हट्टे कट्टे हाथियों के बराबर बनता है। नाजरीन, सन 2004 में मलिक अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़, जो सऊदीया के उस वक्त के बादशाह थे, उन्होंने इस क्लॉक टावर को बनाने का ख्वाब देखा था और उनके इस ख्वाब को पूरा करने के लिए सऊदीया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म सऊदी बिन लादेन ग्रुप को इसकी कंस्ट्रक्शन का काम सौंपा गया। इस प्रोजेक्ट का सारा डिज़ाइन जर्मनी की एक फर्म SL ऐश ने डिज़ाइन किया है, जो पहले ही मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्लाइडिंग डोम और मदीना में मौजूद फोल्डिंग अम्ब्रेलास भी बना चुके हैं। मक्का क्लॉक टावर को बनाते वक्त ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थीं कि पूरे टावर में वेट को कम से कम रखा जाए, और इस कंपनी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज भी यही था कि टावर का एक ऐसा डिज़ाइन तैयार करें जो ज़मीन से 601 मीटर ऊंचा तो हो, लेकिन इसके साथ साथ लाइट वेट भी हो। वैसे तो ये कंपनी लाइट वेट स्ट्रक्चर्स बनाने के माहिर थे ही, लेकिन किसी ऐसी चीज़ को बनाना जो आज से पहले कभी ना बनी हो इंतहाई चैलेंजिंग होता है, और मक्का क्लॉक टावर की भी कुछ यही सूरत हाल थी, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा और ऊंचा क्लॉक टावर बनने वाला था। खैर, इस मकसद को पूरा करने के लिए इंतहाई मजबूत कंक्रीट के मिक्सचर से बिल्डिंग को बनाने का काम शुरू हुआ, और देखते ही देखते 400 मीटर ऊंची 120 फ्लोर्स की बिल्डिंग को तैयार कर लिया गया। लेकिन असल काम तो अब शुरू होना था, क्योंकि अब बारी थी इस टावर पे लगाई जाने वाली घड़ी के डिज़ाइन को तैयार करने की, और इस पर्पस के लिए एक ऐसी टीम का होना ज़रूरी था जिसमें इंजीनियर्स, साइंटिफिक एक्सपर्ट्स और आर्किटेक्चर्स मौजूद हों, जो क्लॉक टावर में लगने वाली घड़ी के डिज़ाइन को तैयार कर सकें। 4 साल के अरसे में इस टीम ने 100 से ज़्यादा घड़ी के डिज़ाइन तैयार किए, और हर एक चीज़ को बारीकी से देखा गया। डिज़ाइन को सिलेक्ट करने में इस वजह से भी मुश्किल पेश आई, क्योंकि वो घड़ी के डिज़ाइन को सऊदीया की हिस्ट्री के मुताबिक बनाना चाहते थे, और इस मकसद को हासिल करने के लिए इंजीनियर्स ने सारी इस्लामिक इंडस्ट्रीज़ को बहुत ही बारीकी से स्टडी किया, जैसा कि मेटल वर्क, एस्ट्रोलैब्स और कुरानी आयात की कैलीग्राफी वगैरह। 4 साल दिन रात एक करने के बाद आखिरकार एक ऐसा डिज़ाइन फाइनल किया गया जो मॉडर्न भी था और इस्लामिक लिहाज से भी बिल्कुल एक्यूरेट था। डिज़ाइन को फाइनल करने के बाद अब बारी थी इस डिज़ाइन को तैयार करने की, जिसके लिए जर्मनी की एक क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पैरट से रब्ता किया गया, जो बड़े बड़े टावर्स पे बनाई जाने वाली घड़ियाँ बनाने के एक्सपर्ट्स थे। कंपनी के मुताबिक इस घड़ी की मशीन को बनाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कंपनी की 150 साल की हिस्ट्री में इतनी बड़ी मशीन कभी भी नहीं बनाई गई थी। घड़ी की मशीन को इंतहाई सख्त दांत से बनाया जाना था, क्योंकि कंपनी को कुछ ऐसा चाहिए था जो लंबे अरसे तक चले, और इस मकसद के लिए ब्रॉन्ज का इंतखाब किया गया, जो कि इंतहाई सख्त होता है। एक तरफ घड़ी की मशीन को बनाने का काम जारी था, तो दूसरी तरफ टावर के ऊपर स्टील का एक ऐसा फ्रेम डिज़ाइन करना था जो 400 मीटर की बुलंदी पे एक ऐसी घड़ी का वजन सह सके जो 36,000 टन वजनी होने वाली थी। लेकिन स्टील के फ्रेम को डिज़ाइन करना भी कोई खाला जी का वारा नहीं था, क्योंकि फ्रेम को कुछ इस तरह से डिज़ाइन करना था कि वो घड़ी का सारा वेट पूरी बिल्डिंग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके।
इस मकसद के लिए जर्मनी की एक एक्सपीरियंस्ड इंजीनियरिंग फर्म को चुना गया जिनके पास इस मसले का बेस्ट सोल्यूशन था। कंपनी ने इस मसले को हल करने के लिए आईफल टावर की एग्जाम्पल को सामने रखा, क्योंकि आईफल टावर को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जिसमें सारा वेट ऊपर से नीचे की तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके आता है। वेट को कम से कम रखने के लिए इंजीनियर्स ने स्टील और कंक्रीट का एक ऐसा फ्रेम डिज़ाइन किया जो खुद तो इतना वजनी नहीं था, लेकिन कई हजार टन वज़न उठाने की कैपेसिटी रखता था। गरी के सारे स्टील कंपोनेंट्स को तुर्की में डिज़ाइन किया गया और 1,40,000 यूनिक स्टील कंपोनेंट्स को आपस में वेल्ड करके 14,000 पीसीस को तैयार किया गया। हर महीने 1,000 टन माल को तैयार किया जाता था, जिसमें 200 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे थे। इन एलिमेंट्स को तैयार करते वक्त इस बात का भी ख़ास ख्याल रखा गया कि इन्हें ज़मीन से कई मीटर ऊपर फिक्स करना है और इससे भी पहले कि इन कंपोनेंट्स को मक्का ट्रांसपोर्ट करना है। इन दोनों बातों का ख़ास ख्याल रखते हुए इन कंपोनेंट्स को तैयार किया गया और इतने बड़े बड़े पीसीस को मक्का ट्रांसपोर्ट करते वक्त ट्रैफिक पुलिस की भी मदद ली गई। 7th टावर में लगी क्रेन्स की मदद से इन पीसीस को ऊपर ले जाया गया, जिसके बाद सारे पार्ट्स को आपस में वेल्ड किया गया। लेकिन इतनी हाइट पे वेल्डिंग करना भी कोई आसान काम नहीं था, इसीलिए वेल्डिंग के काम को सरअंजाम देने के लिए 80 सर्टिफाइड वेल्डर्स का इंतखाब किया गया। स्टील कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए वेल्डिंग के साथ साथ 45,000 बोल्ट्स का भी इस्तेमाल किया गया। गरी का लोड उठाने वाले स्टील स्ट्रक्चर का वजन ही 12,000 टन तक जा पहुंचा था, जो कि आईफल टावर से भी 2,000 टन वजनी था। सूरत हाल ये थी कि एक मसला हल करो तो जैसे दूसरा मसला पहले ही आपके इंतज़ार में बैठा हो। चूँकि आईफल टावर के डिज़ाइन में स्पेसिस मौजूद हैं, जिसकी वजह से इतनी हाइट पे भी हवा की क्रॉसिंग इजीली हो सकती है, लेकिन मक्का क्लॉक टावर में हवा की क्रॉसिंग के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। लिहाजा अब इंजीनियर्स को कुछ ऐसा करना था जिससे ये मसला भी हल हो सके, क्योंकि इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे कम से कम 300 टन फोर्स ने गरी के फेस पे आ लगना था, जो कि बिल्कुल ऐसा ही था जैसे 10 ट्रक्स एक साथ किसी चीज़ से टकरा जाएं, और ये वो फोर्स थी जो गरी को हर हाल में बर्दाश्त करनी थी। इस मसले के हल के लिए शदीद किस्म के विंड टेस्ट किए गए, क्योंकि इंजीनियर्स ये जानना चाहते थे कि कहीं हवा के प्रेशर से पूरी बिल्डिंग ही कोलैप्स न कर जाए। लेकिन ये मसला सिर्फ गरी का नहीं था, बल्कि गरी में लगाई जाने वाली सुइयों का भी था, क्योंकि ये सुइयाँ एक मीडियम साइज्ड प्लेन जितनी बड़ी होने वाली थीं, और अगर एक भी सुई गरी के फेस से टकरा जाती तो सारी मेहनत पे एक ही झटके में पानी फिर जाना था। स्टील स्ट्रक्चर को तैयार करने के बाद अब बारी थी गरी को बनाने की, और दर हकीकत मक्का क्लॉक टावर में 4 गड़ियों को बनाया जाना था ताकि हर डायरेक्शन से टाइम को देखा जा सके। सबसे पहले गरी की एक साइड को बनाया गया और कुछ महीनों तक इस पे टेस्टिंग की गई, और ऐसा इसलिए किया गया ताकि अगर गरी के डिज़ाइन में कोई मसला आए तो कम से कम नुकसान हो। कई महीनों की टेस्टिंग के बाद जब सब कुछ बिल्कुल सही से बन गया तो अब बारी थी गरी की सुइयों को बनाने की, और सुइयों को बनाना भी कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि ख़राब मौसम में अगर गरी की सुइयां गरी से टकरा जाती तो माली नुकसान के साथ साथ जानी नुकसान भी हो सकता था। सबसे पहले ये डिसाइड किया गया कि गरी के डायल पे एक सर्कुलर ट्रैक बनाया जाए और सुइयों के पीछे टायर्स लगाए जाएं, जो इस सर्कुलर ट्रैक पे सुइयों को घुमाएंगे, बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह। लेकिन फिर इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि मिट्टी की वजह से टायर्स जाम भी हो सकते थे, और इतनी ऊंचाई पे टायर्स को मेंटेन करना किसी खतरे से खाली नहीं था। यही वजह थी कि इस सारे प्लान को कैंसिल करना पड़ा और दोबारा से एक ऐसे प्लान पे काम किया गया जिसमें इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया कि कुछ ऐसा बनाया जाए जिसमें मेंटेनेंस भी कम से कम हो और गरी की सुइयां हवा के प्रेशर को भी बाआसानी बर्दाश्त कर सकें। काफ़ी सोच विचार करने के बाद फाइनली ये डिसाइड किया गया कि गरी की सुइयों को कार्बन फाइबर से तैयार किया जाए, और वो भी कोई आम कार्बन फाइबर नहीं, बल्कि स्पेस फ्लाइट प्रोजेक्ट्स में यूज़ होने वाला कार्बन फाइबर, जो वेट में तो इंतहाई कम होता है लेकिन मजबूती के लिहाज से इसका कोई मुकाबला नहीं। फाइनली गरी की दोनों सुइयों को तैयार किया गया, जिनमें से मिंट हैंड
22 मीटर लंबा और 7,500 किलो वजनी था, जबकि सेकंड हैंड 17 मीटर लंबा और 6,000 किलो वजनी था। और ये दोनों ही सुइयां अलग अलग ड्राइव शाफ्ट से चलाई जाती हैं। इसे आप ऐसे समझ लें कि ये दोनों सुइयां अलग अलग मोटरों से चलती हैं। यहाँ आप लोगों को बताता चलूँ कि मक्का क्लॉक टावर की सारी घड़ियों को सोलर पैनल्स पे चलाया जाता है। यहाँ सोचने वाली बात तो ये है कि घड़ी में अगर कोई मसला आ जाए तो उसे कैसे ठीक किया जाता होगा, क्योंकि इस कदर हाइट पे घड़ी को ठीक करना भी कोई आसान काम नहीं है। तो इस मसले के हल के लिए घड़ी में लगी मशीन के अंदर 2 स्पेशल पाइप्स लगाए गए हैं जो घड़ी की सुइयों के साथ अटैच हो जाते हैं, ताकि मसला आने की सूरत में मैन्युअली जाकर मेंटेनेंस का काम सर अंजाम दिया जाए। दिन रात एक करने के बाद घड़ी और इसकी सुइयों को बनाया गया और अब बारी थी कि इस घड़ी में ऐसी लाइट्स लगाई जाएं जिसकी वजह से दिन और रात के वक्त टाइम को सही से देखा जा सके। इस मकसद के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर क्रिश्चियन बार्टन को चुना गया, जो अपने काम में खूब माहिर थे। घड़ी में लगने वाली लाइट्स के कलर को सिलेक्ट करने के लिए ह्यूमन आई के बेसिक स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखा गया और कई महीने रिसर्च करने के बाद ग्रीन और वाइट कलर को सिलेक्ट किया गया, क्योंकि ये कलर सुबह और रात दोनों ही वक्तों में वाज़ेह नज़र आता है। और इस बात को साबित करने के लिए कई महीनों तक मुख्तलिफ कलर्स पे रिसर्च की गई थी। थ्योरेटिकल स्टडीज़ में ये बात भी सामने आई कि सुबह के वक्त बेस्ट विजिबिलिटी ब्लैक और वाइट कलर में होती है, जबकि रात के वक्त बेस्ट विजिबिलिटी ग्रीन और वाइट कलर में होती है। तो अब बारी थी ऐसे लाइट बल्ब्स को तैयार किया जाए जो इस घड़ी को रोशन कर सकें। और फिर मक्का क्लॉक टावर की घड़ी में 2 मिलियन यानी कि 20 लाख बल्ब्स को लगाया गया, जिसने इस पूरी बिल्डिंग पे 4 चांद लगा दिए। इस वक्त मक्का क्लॉक टावर अपनी आखिरी स्टेजेस पे ही था और अब बारी थी क्लॉक टावर पे चांद को बनाने की। और इंजीनियर्स के मुताबिक चांद को बनाना सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये 25 मीटर चौड़ा स्ट्रक्चर स्टील के बगैर ही कार्बन फाइबर से तैयार किया जाना था और सिर्फ चांद को बनाने में ही 3 महीनों का वक्त लगा, जिस पे आने वाली कॉस्ट 24 मिलियन US डॉलर्स थी, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 700 करोड़ रुपए बनते हैं। चांद को बनाने के बाद अब बारी थी घड़ी के ऊपर अल्लाहु अकबर लिखने की, और इसके लिए एक ऐसे बंदे की तलाश थी जो पेपर पे लिखी हुई खताती को बिल्डिंग पे फिट कर सके, और वो भी इतने बड़े साइज़ की। यहाँ आपको बताता चलूँ कि घड़ी के ऊपर लिखा अल्लाहु अकबर का लफ्ज़ अलिफ 23 मीटर लंबा लिखा गया है, ताकि इसे दूर से भी देखा जा सके। इन सब चीज़ों के बाद अब बारी थी क्लॉक टावर को डेकोरेट करने की, जिसके लिए ग्लास मोज़ैक की टेक्निक को इस्तेमाल किया गया, जो कि तकरीबन 1000 साल पुरानी टेक्निक है। मक्का क्लॉक टावर को डेकोरेट करने में 9 करोड़ 30 लाख 6 डिफरेंट कलर की मोज़ैक टाइल्स का इस्तेमाल हुआ, जिसमें गोल्ड मोज़ैक भी शामिल थे। इन गोल्ड मोज़ैक को हाथों से तैयार किया जाना था और 1 साल की टाइम लिमिट में 2 फुटबॉल फील्ड जितना गोल्ड मोज़ैक हाथों से तैयार करना मुमकिन ही नहीं था। इसीलिए इस प्रोसेस को मशीन पे कन्वर्ट करना लाजमी था, ताकि दिए गए वक्त के अंदर अंदर गोल्ड मोज़ैक तैयार किए जा सकें। और ये गोल्ड मोज़ैक तैयार करने का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर था। अब आपको बताता चलूं कि आखिर गोल्ड मोज़ैक होते क्या हैं। असल में ये बिल्कुल एक सैंडविच की तरह होते हैं, जिसके ऊपर और नीचे शीशा और बीच में गोल्ड होता है। मक्का क्लॉक टावर पे लगने वाले गोल्ड मोज़ैक 24 कैरेट गोल्ड से तैयार किए गए थे और ये बगैर मिलावट के गोल्ड की प्योर फॉर्म होती है। मक्का क्लॉक टावर को आसमानी बिजली से बचाने के लिए चांद के ऊपर 800 फिक्स्ड लाइटनिंग कंडक्टर्स लगाए गए हैं, जो आसमान से गिरने वाली बिजली को अपने अंदर समा लेते हैं। और ऐसा इसलिए है ताकि टावर को किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। इसके अलावा घड़ी पे भी 20 लाइटनिंग कंडक्टर्स लगे हुए हैं, जो आसमानी बिजली गिरने की सूरत में ऑटोमेटिकली बाहर निकलते हैं और घड़ी को महफूज रखते हैं। खाना काबा पे दी जाने वाली अजान को क्लॉक टावर पे भी सुना जा सकता है, क्योंकि क्लॉक टावर पे 160 स्पेशली डिज़ाइंड स्पीकर्स को इंस्टॉल किया गया है, जिनमें से लाइव अजान सुनाई देती है।
और ये स्पीकर्स इतने ऊंचे हैं कि क्लॉक टावर पे दी जाने वाली अजान 7 किलोमीटर के रेडियस तक सुनी जा सकती है। खाना काबा में जैसे ही अजान दी जाती है तो मक्का क्लॉक टावर के टॉप पे 21,000 वाइट और ग्रीन लाइट्स चमकने लगती हैं, जो टावर से 30 किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती हैं। ये लोगों के लिए सिग्नल होता है कि जमात खड़ी होने वाली है, ताकि दूर दराज से आने वाले लोगों को भी काबे की डायरेक्शन पता चल सके। क्या आप जानते हैं कि मक्का क्लॉक टावर के चांद के ऊपर एक कमरा भी मौजूद है जो कि नमाज पढ़ने के लिए बनाया गया था और ये नमाज अदा करने का सबसे ऊंचा मुकाम है। इसके अलावा मक्का क्लॉक टावर में लगी घड़ी को 10 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। मक्का क्लॉक टावर में लगाए गए सारे पार्ट्स को अलग अलग मुल्कों में बनाया गया था, जिन्हें बाद में मक्का ट्रांसपोर्ट किया गया। क्लॉक टावर की कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो नॉन फ्लेमेबल है, जो इस टावर को मज़ीद यूनिक बनाता है। नाजरीन, इस कदर ऊंचाई पे काम करना भी किसी ख़तरे से कम नहीं होता और किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, और लोगों की सेफ्टी सऊदी बिन लादेन ग्रुप के लिए सबसे ज़रूरी थी। इसीलिए फायर फाइटर्स की स्पेशल टीम हाई इक्विपमेंट्स के साथ 24 घंटे मौजूद होती थी, जिनके पास एक स्पेशल लिफ्ट थी जिसकी मदद से वो पूरे क्लॉक टावर में कहीं भी जा सकते थे। क्योंकि ये प्रोजेक्ट खाना काबा के काफ़ी करीब था, इसीलिए हज और उम्रा पे आने वाले लोगों का भी ख़ास ख्याल रखा गया। आप लोगों का मक्का क्लॉक रॉयल टावर के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली शानदार वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।